अच्छा विकास होगा। चलिए, आपने बातचीत में कहा कि मैं यहाँ के एक स्थानीय माफिया ध्रुव सिंह कुंटू, उनके खिलाफ आपने बड़ी लड़ाई लड़ी जी और बड़ा दोनों में तनाव भी रहा। जी जी जी। और अब आपने बताया कि बेखौफ होकर के आपने वो लड़ाई लड़ी और सीपू सिंह हत्याकांड में उनका नाम भी आया। सीपू सिंह से कैसे रिश्ते थे और फिर जब उनके जाने के बाद कैसा? मेरे जो अपराधी ध्रुव सिंह कुंटू सिंह था, यह बहुत बड़ा माफिया था और यह किसी अपराधी किसी के होते नहीं। ये भी कहा गया कि कुंटू सिंह की का जो वर्चस्व था उसको खत्म करने के लिए उनकी जो संपत्तियां थी, जिसको शासन अवैध कहता है और तमाम तरह की बातें होती है, उसको भी खत्म करवाने में आपकी भूमिका रही। जैसे कुंटू सिंह का बुलडोजर चलवाने में, कुर्क करवाने में कोई बिजनेस नहीं था। सबसे बड़ा कांड जो हुआ, बीच में आपको रोक रहा हूँ, मुझे लगता है सीपू सिंह हत्याकांड। लेकिन मैं जब यहाँ आया अजमतगढ़ विकास खंड में, तो जंगल राज था, यहाँ अपराधियों का एकदम आधिपत्य था और यहाँ के कई नौजवान, हमारे प्रधान संघ के अध्यक्ष रहे जिले के, उनकी हत्या उस दौरान हुई। कोई बिजनेस नहीं था कुंटू सिंह का। कुंटू सिंह सिर्फ वसूली करते थे, लोगों की जमीनें कब्जा करते थे, ठेकेदारों से पैसा वसूलते थे और पीडब्ल्यूडी, आरएस जितने जनपद के ठेके पट्टे होते थे समाजवादी सरकारों में, वह लगातार 6% वसूली करते थे। तो जब मैं आया, उनके साथ चलने वाले कम से कम 10 ठाकुर बिरादरी के लड़के थे। सीपू सिंह की हत्या के पहले 10 ठाकुर बिरादरी के लड़के थे जिनकी इस अपराधी ने हत्या किया। अच्छा। निर्दोष लोगों, गरीब लोगों को चट्टी चौराहे पे, चुनुक पर चौराहा था, आके अनावश्यक टैक्सी स्टैंड पे टैक्सी वाले सवारी भर रहे थे और निर्दोष लोग मारे गए, ड्राइवर, खलासी, पैसेंजर, जिससे कोई मतलब नहीं था समाज को, जानते भी नहीं थे कौन मार रहा है, किसको मार रहा है। देखता हूँ डिबेट पे लोग, अपराधी आता है तो लोग बहुत ग्लैमर बनाते हैं जी। समाज को भी मैं कहना चाहता हूँ कि इन अपराधियों को भगाने की जरूरत है। इन अपराधियों से, चाहे वह आज अपराधी सांसद, विधायक, एमपी, प्रमुख बन के आते हैं, वह समाज का भला नहीं करने आते हैं, क्षेत्र का भला नहीं करने आते हैं। सृजन की राजनीति होती है, विध्वंस की राजनीति। योगी सरकार जिसमें आप शामिल हैं, आप उसी पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के, उन पे आरोप लगते रहे हैं कि ये बड़े सिलेक्टिव हैं। इनके लिए अपराधियों की कैटेगरी जो है अलग अलग तरह की होती है। जैसे बहुत सारे सजातीय माफियाओं को ये छोड़ देते हैं जो दूसरे होते हैं, दूसरी जाति धर्म के होते हैं। हालांकि कुंटू सिंह का मामला एकदम से डिफरेंट है और ख़ास तौर पे योगी जी पे जो जातिवाद का आरोप लगता है, मैं इसको नहीं मानता। मेरे सगड़ी विधानसभा का एक एग्जाम्पल है, मेरा माफिया यहाँ का जो था, वो भी उनका सजाती जात के नाम से, लेकिन उन्होंने अपराध को अपराधी के रूप में। सजाती से तात्पर्य है कि अगर कुंटू सिंह बीजेपी की विचारधारा के होते तो शायद वो बच जाते, इस तरह की कार्रवाई नहीं। बहुत सारे लोग बीजेपी की विचारधारा के होते हुए भी योगी जी ने किसी को छोड़ा नहीं। मैं सांसद और विधायक नहीं रहा, लेकिन इतना हमने किया कि कोई सांसद विधायक भी इस क्षेत्र में उतना काम नहीं किया होगा जितना हमने किया। कोई सांसद, कोई विधायक हो, मेरा मानना है कि सिर्फ मंच, माइक और जात पात की राजनीति से ऊपर उठ के विकास की राजनीति करें, डेवलपमेंट की राजनीति करें। और आजमगढ़ तो वह अपराधियों का गढ़ था, यह जलता था अपराधियों से। यहाँ बहुत सारे ऐसे अपराधी थे कि दिन दहाड़े छिनैती होती थी, डकैती होती थी, लोगों के चैन छीड़े जाते थे, गोली मार के चैन छीड़े जाते थे। वह भी दौर हम लोगों ने देखा। मैं वही कह रहा था कि आप जब प्रधान बने तो आपने गांव के लिए काम किया और फिर ब्लॉक में जब आप आए, ब्लॉक में आपकी सरकार बनी, सरकार ही कह सकते हैं। जी जी, पंचायत की भी सरकार है। जी जी जी। तो आपने ब्लॉक स्तर पे बहुत सारे विकास कार्य किए, बड़ा कैनवास मिला आपको, दिखाने को मिला। आज आप पहले आप 3 गांव की बात कर रहे थे, आज आप 101 ग्राम सभाओं की बात कर रहे हैं अपने ब्लॉक के। तो क्या लगता है कि पार्टी जो आप विकास काम कर रहे हैं, इस पर भी पार्टी का ध्यान है? हो सकता है आपको टिकट दे, मौका दे, आप यहाँ से विधायकी का चुनाव लड़ें और अगर जीतें तो एक बड़ा कैनवास मिले विकास करने का, काम करने का। उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है। 2027 के लिए सभी जो पार्टियां हैं राजनीतिक, वो अपनी कमर कस चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता में बने रहने के लिए, तीसरी बार सत्ता में वापसी के लिए लगातार कोशिशें जारी की हुई है, तमाम दावे किए जा रहे हैं, विकास के तमाम बातें हो रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से, जो मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में, उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि बीजेपी के राज में जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है, जनता त्राहिमाम कर रही है, तमाम बातें कही जा रही है, सबके अपने अपने दावे हैं। इन सब के बीच एक पत्रकार होने के नाते हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी भी होती है कि जो
सृजन की राजनीति है, विध्वंस की राजनीति से अलग। आपने देखा होगा कि विध्वंस की भी राजनीति कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग सृजन की राजनीति करते हैं। तो हमने सोचा क्यों नहीं हम ऐसे लोगों को भी सामने लाएं, जनता के सामने लाएं जो सृजन की राजनीति करते हैं, जिनके लिए दल नहीं व्यक्ति मायने रखता है, इंसान मायने रखता है। ऐसे लोगों को हम सामने लेकर के आएँ और उनकी सोच क्या है, उनके इरादे क्या हैं, वो करना क्या चाहते हैं, किस तरह का विकास कार्य है जो हम जैसे लोगों को भी मजबूर कर देता है कि क्यों ना उनके बारे में बात की जाए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि राजनीति में शुचिता बनी रहे, राजनीति में अच्छे लोगों का आना जाना लगा रहे, तो ऐसे लोगों की चर्चा भी करनी ज़रूरी है। आज ऐसे ही एक शख्स की हम चर्चा कर रहे हैं जिनका नाम है मनीष कुमार मिश्रा उर्फ पिंटू। आपने एक अजमतगढ़ विकास खंड में बासुपार ग्राम पंचायत का जिक्र सुना होगा। चर्चा सिर्फ उसी ग्राम पंचायत की होती है, वहाँ के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अब्दुल वहाब खान की होती है, लेकिन इन सब के पीछे एक शख्स जो मजबूती के साथ खड़ा हुआ है वो मनीष कुमार मिश्रा उर्फ पिंटू जी हैं, जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे। बातचीत का सिलसिला शुरू हो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये परिवार राजनीति के रूप से बड़ा ही पुराना परिवार है, काफ़ी पुराना राजनीतिक इतिहास है, इस परिवार का कोई नया नहीं है। और साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में इस परिवार ने जो अलख जगाई है, उसकी मजबूती, उसका आधार, उसका बेस आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपकी माताजी श्रीमती चंद्रकला मिश्रा जी, जो 60 के दशक में 1960 का दशक, आप सोच लीजिए कि उस वक्त तो पुरुष भी साक्षरता के दर में काफ़ी पीछे थे, वो भी पढ़ने लिखने से महरूम रह जाते थे या दूर रह जाते थे, परिस्थितियां ऐसी होती थी कि पढ़ नहीं पाते थे। वैसे समय में अगर किसी महिला ने 1960 के दशक में, अगर किसी महिला ने 60 के दशक में MA BEd किया हो, तो आप सोच सकते हैं कि उस परिवार के लिए शिक्षा का महत्व क्या है। आगे चल करके उनके सुपुत्र मनीष कुमार मिश्रा और पिंटू एक से बढ़कर एक शिक्षण संस्थानों का निर्माण करते हैं, जिसमें हज़ारों हज़ार की संख्या में बच्चे आकर पढ़ाई लिखाई करते हैं और यहाँ से साक्षर होकर के देश को मजबूत करने में अपना योगदान देने के लिए अग्रसर होते हैं। तो देर न करते हुए उस शख्स का मैं अभिवादन करना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक लंबा चौड़ा इंट्रो मैंने बता दिया जी। और मैंने अक्सर देखा है, आपने भी देखा होगा, हालांकि आप तो खैर दो चार होते रहे इन सब मामलों से। दो तरह की राजनीति होती है। एक तो विध्वंस का आपने देखा, जब से बाहुबलियों का राजनीति में प्रवेश हुआ। बाहुबली अक्सर लोग पहले नेताओं के संरक्षक हुआ करते थे, जब उन्हें लगा कि जब मैं इनका संरक्षण दे करके, इनको संरक्षण दे करके राजनीति में इनके पाँव को मजबूत कर रहा हूँ, इनकी ताकत को बढ़ा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं ही राजनीति में उतर जाऊँ। तब से राजनीति में अपराधीकरण का सिलसिला शुरू हुआ। तो एक तो अपराधीकरण की राजनीति होगी, वो विध्वंस की राजनीति, दूसरी है सृजन की राजनीति। आपका बड़ा नाम होता है, जब भी हम लोग बासुपार ग्राम पंचायत में जाते हैं, और कई बार आपकी मुख्यमंत्री से भी बातचीत हुई, अजमतगढ़ विकास खंड के विकास कार्यों को लेकर के भी बात हुई। उन सब मुद्दों पे आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, पिंटू जी की शुरुआत कहाँ से हुई? मैं सबसे पहले लाटघाट, जो मिश्रपुर गांव सभा के, मेरा गांव मिश्रपुर है, जो गांव सभा भी मिश्रपुर के नाम से थी, और मेरा जन्म यहीं हुआ। और हम लोग शिक्षा दीक्षा, प्राथमिक शिक्षा अपने गांव में ही लिए। उसके बाद शिक्षा करने के बाद हाई स्कूल की हम लोग डिग्री यहीं विक्रम इंटर कॉलेज हम लोगों के गांव के पास ही था, वहाँ से हमने हाई स्कूल की पास आउट किया। इंटरमीडिएट हमारे बगल में मालताड़ी गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज है, वहाँ से हमने इंटरमीडिएट की डिग्री लिया। उसके बाद हम लोग इंटरमीडिएट डिग्री करने के बाद फिर यूनिवर्सिटी गोरखपुर विश्वविद्यालय, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से जी हमने स्नातक और परास्नातक की डिग्री वहाँ हासिल की। और हम लोग पढ़ते थे तो उस समय छात्र राजनीति, छात्र आंदोलन और निश्चित रूप से एक अलग तरह का राजनीतिक परिवेश हुआ करता था। और संयोग से हमारे कई मित्र वहाँ छात्र नेता रहे और छात्र अध्यक्ष रहे, महामंत्री रहे, उपाध्यक्ष रहे। सबकी प्रेरणाओं को लेकर हम लोग एक छात्र राजनीति करते थे और पढ़ाई लिखाई का हम लोगों का बहुत अच्छा माहौल था। बच्चों में आपस में इतनी भाईचारगी होती थी, जो हम लोग दोस्त मित्र होते थे, वहाँ कोई जात पात मजहब का मतलब नहीं होता था। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन एससी है, कौन बैकवर्ड है, सब एक थाली में खाना खाते थे, एक साथ सोते थे, एक साथ रहते थे। बहुत अच्छा माहौल हम लोग पढ़ाई जीवन में थे। उसके बाद हम लोग पढ़ाई लिखाई के बाद अपने गांव की तरफ फिर रुख करते हैं। MA करने के बाद
फिर पारिवारिक पृष्ठभूमि में हमारे पिताजी 4 भाई थे और सबसे बड़े पिताजी हम लोगों के जिला पंचायत सदस्य हुआ करते थे लगभग 70 से 80 की दशक में। फिर उसके बाद हमारे ये वो दौर था जब एक ब्लॉक से एक ही व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य, एक ब्लॉक से एक जिला पंचायत सदस्य हुआ करता था जी। और उसके बाद फिर हमारे चाचा जी भी जिला पंचायत सदस्य रहे, अजमतगढ़ के प्रमुख रहे स्वर्गीय मार्कंडेय मिश्रा। और राजनीतिक विरासत थी पारिवारिक, परिवार में लोग राजनीति को सम्मानपूर्वक देखते थे और भ्रष्टाचार का कहीं नाम नहीं था और लोग स्वच्छता, सबके अंदर भाव था, वो प्रेम था, सौहार्द था और लोगों के बीच में चल के काम करने का लोगों का जज्बा था। फिर उसी परंपरा के तहत फिर हम भी अपनी पढ़ाई लिखाई करके आए। तो सबसे पहले हमने यहाँ जब आए तो अजमतगढ़ विकासखंड में अपराधियों का जाल बिछा था। अपराध जगत में हमारे बहुत से नौजवान दोस्त इस पे हम आएंगे जी। हमने सुना कि आपके पिताजी का निधन एक एक्सीडेंट में। हाँ, जब आप 8 साल के जब हम 8-9 साल के लगभग हमारी उम्र थी तो हमारे पिताजी का रोड एक्सीडेंट में दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो हम लोग बहुत बच्चे थे। माँ पे बड़ी जिम्मेदारी और हमारी माता जी और हमारे परिवार के लोगों पे बड़ी जिम्मेदारी आ गई। सही दुर्भाग्य यह रहा कि उस दौरान लगभग 80 से 82 के सन में हमारे परिवार में 8-10 दुर्घटनाएं या मौत हो गई। इससे परिवार धीरे धीरे टूट गया था। और फिर किसी तरह हमारी माता का बहुत आशीर्वाद रहा कि उनकी प्रेरणा, उनके व्यवहार, उनके अनुसरण में हम लोग शिक्षा लिए और शिक्षा लेने उन्हीं के आशीर्वाद से जो भी हम करते हैं। यानी मोटे तौर पे कहें तो माँ ने पिता की भी भूमिका निभाई। माँ ने मेरी पूरी पिता की भूमिका निर्वहन किया। उसके बाद माँ ने कहा कि हमेशा सेवा भाव से किसी का दिल मत दुखाना और लोगों की मदद करते रहना। जब भी समाज में उन्होंने संघर्ष करना सिखाया, लोगों की मदद करना सिखाया और अपने लोगों को उसको जोड़ के रखने को सिखाया। ये सारी चीज़ें माँ से मिली और माँ मेरी आज भी, मैं तो भगवान को जानता नहीं, उसी भगवान के रूप में अपनी माँ को जानता हूँ। बेशक लोग हमारे भी धर्म में, मुस्लिम धर्म में कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत तक होती। तो बहुत सारी बातें हैं माँ के बारे में, जितना कहा जाए, जितना बताया जाए वो सब कम। हमारी माता जी भी जिला क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। अच्छा। और लगातार 2 बार से। अच्छा। और पिछली बार भी वो प्रमुख का चुनाव भी मेरी माता जी अजमतगढ़ विकासखंड से लड़ी थी। अच्छा। और इस नाते लगातार सामाजिक दिनचर्या में बहुत सक्रिय रहती हैं। अच्छा जी। अब थोड़ी उम्र ज़्यादा हो गई है, इस नाते तब भी लोगों से जुड़ा। अच्छा, परिवार के बाकी लोगों को देख के आपका राजनीति में आने का मन किया कि मतलब ऐसी कोई इच्छा थी कि नहीं मैं तो पढ़ लिख के आया। अपने जो एक नौजवान जब पढ़ लिख के आता तो अपनी जद्दोजहद जिंदगी में रोजी रोजगार के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, लोगों के लिए चलने फिरने की व्यवस्था की खोज करता है। लेकिन मैं जब यहाँ आया अजमतगढ़ विकासखंड में तो जंगल राज था। यहाँ अपराधियों का एकदम आधिपत्य था और यहाँ के कई नौजवान, हमारे प्रधान संघ के अध्यक्ष रहे जिले के, उनकी हत्या उस दौरान हुई। और यहाँ के कई नौजवान, कई ठाकुर परिवारों में अपराधियों ने हत्या किया जिससे बहुत मर्माहट पूरा क्षेत्र दहल चुका था। तो मेरे अंदर एक पीड़ा रहती थी कि अपराध को कैसे खत्म किया जाए। सबसे बड़ा कांड जो हुआ, बीच में आपको रोक रहा हूँ, मुझे लगता है सीपू सिंह हत्याकांड सबसे चर्चित इस जिले का हत्याकांड। सीपू सिंह हत्याकांड, जो अपराधी ध्रुव सिंह कुंटू सिंह था, यह बहुत बड़ा माफिया था। और यह अपराधी किसी के होते नहीं। अपराध को सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है। समय आएगा तो अपने दोस्तों को ठोक देंगे, जिससे उसकी टकराहट होगी वह मौके के हिसाब से चलते हैं अपराधी। तो जब मैं आया, उनके साथ चलने वाले कम से कम 10 ठाकुर बिरादरी के लड़के थे। सीपू सिंह की हत्या के पहले 10 ठाकुर बिरादरी के लड़के थे जिनकी इस अपराधी ने हत्या किया। अच्छा। निर्दोष लोगों, गरीब लोगों को चट्टी चौराहे पे, चुनुक पर चौराहा था, आके अनावश्यक टैक्सी स्टैंड पे टैक्सी वाले सवारी भर रहे थे और निर्दोष लोग मारे गए, ड्राइवर, खलासी, पैसेंजर, जिससे कोई मतलब नहीं था समाज को। वो जानते भी नहीं थे कौन मार रहा है, किसको मार रहा है। ऐसे अतिताइयों को जब यह सब सुन के इस इलाके में बहुत दहशत थी, लोगों के अंदर भय था और कोई अपनी जबान नहीं खोल पाता था इस आतंकियों की वजह से। तो मेरे अंदर बहुत पीड़ा रहती थी। संयोग से मैं सबसे पहले प्रधान हुआ, लेकिन उससे पहले पंचायत चुनाव हुआ, प्रधान हुए। उस समय प्रमुख की सीट एससी थी। जो स्वर्गीय सीपू सिंह थे वो अपना एक कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट लड़ा रहे थे और हम लोग उस अभियान में जुटे
और उस अपराधी जो था उसके परिवार के लोग प्रमुख थे, जिस नाते यह इलाका पूरा दहशत में था, भ्रष्टाचार में आकंठ में डूबा था। किसी की यह हिम्मत नहीं होती थी कि उससे कोई पूछ सके, जवाब ले सके, कोई चीज़ कोई कह सके, कोई डर के मारे कुछ कहता नहीं था। तो पूर्व विधायक स्वर्गीय सीपू सिंह ने प्रत्याशी खड़ा किया और हम लोग बहुत मजबूती से पहली बार प्रमुख बनाने में सुरजू राम को हम लोग सफल हुए। अच्छा। जिसमें मेरा भी बहुत योगदान था। हमने 17 मेंबरों को, बीडीसी मेंबरों को देने का काम किया अपने इलाके से, और तब हम लोग किसी तरह उसको चुनाव हरा पाए। उसी दौरान अक्सर बीडीसी सदस्यों पे प्रेशर वर्क करता है, काम कर जाता है, तो उस सिचुएशन में कैसे हैंडल किया आप लोगों ने? नहीं, बीडीसी सदस्यों पे दहशत था, भय था, सबके अंदर एक वातावरण था कि मेरी भी हत्या हो जाएगी। मैं तो चुनाव लड़ते लड़ते 15-20 साल से मुझे यह अनुभव हुआ कि हमारी जो माताएं बहनें हैं अपने पतियों को कई सिंदूर खो चुकी हमारी बहनें यहाँ, तो जिसके भय के नाते लोग भयभीत थे कि जानते थे कि इस मार डालेगा। लेकिन आतताइयों का समय बहुत कम होता है। आज ठीक है, आपको डर नहीं लगा? मैं सिर्फ ऊपर बस ऐसे लोगों से डरता हूँ कि किसी से मुझसे कोई दुखी ना हो, मुझसे मेरे शरीर से कोई किसी को पीड़ा न पहुँचे। अब मैं कोशिश करता हूँ कि किसी को कोई दुख न पहुँचे। अब मैं किसी अपराधी से या किसी भी इस तरह के ऊपर वाले ने पैदा किया और मरना निश्चित है। यह कहा गया है हिंदू में, जन्म और मृत्यु तय होके आई है, तो डरना क्या है। आप समाज में किसी से अपनी बेबाकी से अपनी बात रखिए। हम किसी अपराधी आज मैं चल रहा हूँ, रोड एक्सीडेंट में लोग मर जाते हैं, किसी की कोई बीमारी से मर जा रहे हैं, तो मरना तो सबको तय है, ईश्वर का तय है। तो हमने कहा समाज में ऐसे आतताइयों को खत्म करने की जरूरत है, समाप्त करने की जरूरत है। और खास तौर पे राजनीति में जब अपराधीकरण है, मैं देखता हूँ डिबेट पे लोग अपराधी आता है तो लोग बहुत ग्लैमर बनाते हैं जी। समाज को भी मैं कहना चाहता हूँ कि इन अपराधियों को भगाने की जरूरत है। इन अपराधियों से, चाहे वह आज अपराधी सांसद, विधायक, एमपी, प्रमुख बन के आते हैं, वह समाज का भला नहीं करने आते हैं, क्षेत्र का भला नहीं करने आते हैं, वह सिर्फ अपनी ग्लैमर बनाते हैं, अपना धन, अपने को शक्तिशाली करते हैं। तो मेरा मन में एक पीड़ा है कि अपराध मुक्त किया जाए। और आजमगढ़ तो वह अपराधियों का गढ़ था, यह जलता था अपराधियों से। यहाँ बहुत सारे ऐसे अपराधी थे कि दिन दहाड़े छिनैती होती थी, डकैती होती थी, लोगों के चैन छीड़े जाते थे, गोली मार के चैन छीड़े जाते थे। वह भी दौर हम लोगों ने देखा। आज दौर यह है कि आज थोड़ा वातावरण थोड़ा ठीक हुआ, नहीं तो पहले इन अपराधियों का बोलबाला था। फिर उसके बाद हम राजनीति में आए, तो सबसे पहले मेरी राजनीति की शुरुआत ग्राम प्रधान से हुई। अच्छा। मैं सबसे पहले ग्राम प्रधान चुना गया। ग्राम प्रधान आज के वर्तमान में जो हमारी गांव सभा मिश्रपुर थी, उसमें तब 3 गांव सभाएं हो गई हैं। मिश्रपुर, मोचीपुर और लक्ष्मी रहुआ, मझुआ तालुका मोहम्मदपुर, ये 3 गांव सभा। आज के वर्तमान इसमें 3 प्रधान हैं। अच्छा। तब मैं अकेले प्रधान था। अच्छा। और मैं जब प्रधान हुआ, एकदम नौजवान यंग एज में मैं प्रधान हो गया। आते आते प्रधान हुआ, मैं गांव में गया, लोगों के बीच में बैठा, लोगों के बीच में सुख दुख देखा। तो बहुत से ऐसे अनुसूचित परिवार थे, जहां मैं गलियों में जाता था तो नाली बजबजाती हुई जो एक दृश्य दिखता था, किसी के दरवाजे पे जाने का रास्ता नहीं था, नालियां कीड़े पड़े थे, और सबके पास झोपड़पट्टी के अलावा कुछ नहीं था। यही एक मझुआ तालुका मोहम्मदपुर गाँव है, मझुआ मीरापुरा। इन 2 गांव का मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं। अब मोचीपुर, 2 तो स्पेशली गांव मझुआ और मीरा का पूरा, या 2 गांव में मैं जाता था तो 99% लोगों के पास झोपड़पट्टी थी और किसी के पास पक्के छत नहीं थे। इक्का दुक्का परिवार था हमारे यहाँ मीरापुरा में, तो एक आध मुस्लिम परिवार था, सिर्फ उन्हीं के पास छत थी। उसके अलावा धोबी बिरादरी के, यस्सी बिरादरी के, चमार बिरादरी के, यादव बिरादरी के बहुतायत लोग थे, लेकिन किसी के पास छत नहीं थी। और मेरे अंदर एक पीड़ा होती थी कि इनको, हम कोई मकान में रहता है, इनका छप्पर है। तो सबसे पहले हमने पहला काम विकास, अभी आज के वर्तमान में मेरा 20 साल पहले का विकास किया हुआ गांव है सर। आप चले जाइए, किसी के घर पे पानी नहीं मिलेगा, कीचड़ नहीं मिलेगा, अंडरग्राउंड नालियाँ हमने बनाया, सीसी रोड बनाया पहले, और 385 आवास हमने सबको देने का काम किया। 2004 से 5 के बीच में हमने 385 आवास देने का काम किया। आज चले जाइए इन गाँव में, अब छप्पर किसी के पास नहीं है, सबके पास अपनी छत हो चुकी है। अच्छा। तो एक मेरी यह पीड़ा थी कि सबको घर दिया जाए। तो उस प्रयास में
मैं जो जिले के प्रशासनिक अधिकारी थे उनसे सहयोग लेके, ब्लॉक के प्रशासनिक अधिकारी थे उनसे सहयोग लेके हमने आवास, रोड, नाली, खड़ंजा, बहुत सारा डेवलपमेंट शुरुआती दौर से। मेरी राजनीति का पहला, मैं कभी जात पे राजनीति नहीं करता था, गुटबाजी नहीं करता था, पार्टी बंदी नहीं करता था, आपस में किसी को लड़ा के राजनीति नहीं करता था। मेरा एक विचार था कि लोगों को शिक्षा के माध्यम से, मैं प्रधान के कार्यकाल की बात बता रहा हूँ, मैं जब प्रधान हुआ तो मेरे गांव सभा में सिर्फ एक प्राथमिक विद्यालय था लक्ष्मी रघुवार में। उसके बाद हमने एक उच्च प्राथमिक विद्यालय जो कक्षा 6 से 8 तक था, तो हमने लक्ष्मी रघुवार में एक विद्यालय देने का काम किया, बनाने का। मझौआ में एक प्राथमिक विद्यालय हमने देने का काम किया। मोचीपुर में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय देने का काम किया। 3 हमने नए प्राथमिक विद्यालयों का अपने प्रधानी कार्यकाल में हमने नींव रख के तैयार किया और चलाया। 3 प्राथमिक विद्यालय। यानी प्रधानी से आपने शुरुआत किया। हाँ। और मौजूदा समय में आप ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं। जी, है ना। प्रधानी में फिर हमने यह शिक्षा के माध्यम से हमने पहले शिक्षा का रास्ता लिया, फिर विकास का रास्ता दिया, फिर लोगों को आवास दे रहा। आज मोदी जी ने शौचालय देने का काम किया। मैं 2005 में लगभग 400 शौचालय हमने प्रोत्साहन राशि देने का काम किया था। ये कैसे संभव हुआ? 2000 उस समय भी भारत सरकार की स्कीमें थी। 1500 रुपया हम लोग जब प्रधान थे तो 1500 रुपया एक प्रोत्साहन राशि आती थी शौचालय बनाने का। और मैं लोगों को आग्रह किया कि गांव में खेत में मत जाइए, रोड पे मत जाइए। और मैं रोड डेली अपने गांव के रोडों पे गांव में जाता था, मोटरसाइकिल से, बाइक से जाता था, अपनी माताओं बहनों के साथ बैठ के कहता था कि आप शौचालय बनाइए, हम आपका सहयोग करेंगे। अब 1500 रुपया प्रोत्साहन धनराशि में मैं प्रत्येक परिवार में शौचालय बनाने का काम किया प्रधानी का कार्यकाल में। तो तभी से मेरे अंदर जागरूकता थी स्वच्छता के प्रति, रास्ते के प्रति, सफाई के प्रति, लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे। और हम सबको यानी पहले की सरकारें भी गंभीर रही स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर। स्वास्थ्य और सुरक्षा, और उस पे मेरा ये मानना और है कि जनप्रतिनिधि बड़ा हो या छोटा, उसके अंदर संकल्प हो विकास करने का। मैं सिंपली आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि मैंने विकास का मॉडल अपनी गांव सभा से चुना। अच्छा। गांव सभा से सांसद बड़ी इकाई है, विधायक बड़ी इकाई है। मैं सांसद और विधायक नहीं रहा, लेकिन इतना हमने किया कि कोई सांसद विधायक भी इस क्षेत्र में उतना काम नहीं किया होगा जितना हमने किया विकास के माध्यम से। फिर प्रधानी का कार्यकाल में हमने ये सारा भी विकास किया और यह रोड मॉडल बना। अगल बगल आप किसी से चर्चा करेंगे, मैं जब गांव सभा का प्रधान था तभी लोग एग्जाम्पल देते थे कि देखिए वह गांव सभा कैसी है। मैं सबको बताता था कैसे काम करने हैं। सरकार की स्कीमें हमेशा अनवरत कुछ न कुछ चलती रही। उस सरकार की स्कीमों का पढ़ने लिखने का लाभ मिला। मैं सरकार की स्कीमों पे अध्ययन करता था, कैसे अध्ययन करके कैसे काम किया जाए। हमने एजुकेशन पे काम शुरुआती दौर में, जहाँ स्कूल नहीं थे, बच्चे नहीं थे, हम लोग पढ़ते थे। तो हम लोग इंटरमीडिएट करने के बाद हम जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने गए तो हमारे साथ इस इलाके के 50 बच्चे ने फार्म भरा और इंट्रेंस परीक्षा होती थी, प्रवेश परीक्षा। उस प्रवेश परीक्षा में हमारे इलाके के 3-4 बच्चे हम लोग प्रवेश ले पाए और सब वापस हो गए। तो कोई दूसरे जगह गए, विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ पाए। तो मेरे अंदर इस शिक्षा का भी एक मामला था कि किसी तरह इसको और डेवलप किया जाए। इसलिए जब मौका मिला तो आपने ढेर सारे स्कूल कॉलेजेस भी बना दिए। मिला तो हमने सबसे पहले मैं देखा कि इंटरमीडिएट करने के बाद हम लोग जाके गोरखपुर में एडमिशन के लिए हमारे बच्चे सफ़र करते थे। तो हमने सबसे पहले डिग्री सेक्शन का कॉलेज खोलने का काम किया, डिग्री कॉलेज खोलना का काम किया। और मैं अपने पिताजी के नाम से पंडित नगीना कॉलेज, पीजी कॉलेज हमने खोला, जिसमें बहुत कोर्स हैं, ग्रेजुएशन के सारे कोर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स हैं और अच्छा कॉलेज चलता है। तो एक मेरे अंदर फार्मेसी वगैरह भी आपने बनाया। और फिर हमने फार्मेसी कॉलेज भी बनाया। फिर और संस्थाओं को टीचर ट्रेनिंग के बीएड, बीटीसी, इस तरह के बहुत सारे कोर्स हमने खोलने का काम किया। निश्चित रूप से मैं भी चाहता इन कॉलेजों को शहरों में, मार्केट में जाके कमर्शियल जगह पे खोल के और पता, लेकिन हमने कहा कि नहीं, सबसे पहला काम है अपना क्षेत्र, अपना इलाका, ग्रामीण अंचल के ग्रामीण अंचल को शिक्षा। और ये बाढ़ से घिरा हुआ क्षेत्र था। ये घाघरा नदी के किनारे हम लोगों का क्षेत्र बसा है। ज़्यादातर हर साल हम लोग आपदा झेलते हैं, बाढ़ का ध्वंस झेलते हैं और यहाँ के लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर थे। तो हमने बहुत सामान्य नॉमिनल फीस पे शिक्षा देने का काम किया कि कोई घर का कोई किसी का कर्ज लेके पढ़ाई न करे।
और अपने घर से आता है बच्चा, जाता है, और कोशिश है कि फ्री ऑफ कास्ट कोशिश किया जाता है जो गरीब बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति पे, अनुदान पे या अपने तरफ से जो भी सहयोग हो सकता है, इस तरह की शिक्षा भी काम हम लोग। चलिए, आपने बातचीत में कहा कि मैं यहाँ के एक स्थानीय माफिया ध्रुव सिंह कुंटू, उनके खिलाफ आपने बड़ी लड़ाई लड़ी जी, और बड़ा दोनों में तनाव भी रहा। जी जी जी, जी। और आपने बताया कि बेखौफ होकर के आपने वो लड़ाई लड़ी जी। और सीपू सिंह हत्याकांड में उनका नाम भी आया। सीपू सिंह से कैसे रिश्ते थे और फिर जब उनके जाने के बाद कैसा? मेरे रिश्ते सीपू सिंह से बहुत मित्रवत थे। हम दोनों ऐसे संबंध थे कि हम लोग चलते थे तो लोग ये नहीं कोई कहता था कि ये दो सगे भाई नहीं होंगे। हम लोग कहीं जनपद में घूमते थे, साथ में घूमते थे, और लगातार सीपू सिंह एक सामाजिक आदमी थे, राजनीतिक व्यक्ति थे, और वह बहुत डेवलपमेंट चाहते थे सकड़ी का। लेकिन अपराध की जगह इन अदाताइयों ने उनको समाप्त करने का काम किया, तो मेरे अंदर और पीड़ा हुई इनको कैसे समाप्त किया जाए, और उसी संकल्प के साथ हम इनसे लगातार चुनाव लड़े। इनका आतंक था। मैं अपने वोटरों से जब बात करता था, वोटरों के अंदर एक दहशत रहती थी, एक दहशत का माहौल था। बहुत से पति ऐसा कहते थे, पत्नियां ऐसे कहते, बेटा हमारा सुहाग उजड़ जाएगा अगर आपको वोट दे देंगे। मेरा मन तो आपको देने का है, लेकिन मैं अपनी पति को देखना चाहती हूँ, मैं विधवा नहीं होना चाहती हूँ। ये इस तरह की चीज़ें मेरे सामने आती थी, लेकिन उनको समझा बुझा के, और जिला प्रशासन के अधिकारियों को और जो प्रशासन के अधिकारी हों, ख़ासतौर पे जनपद का जिलाधिकारी, जनपद के एसएसपी और कमिश्नर, डीआईजी, इन प्रशासनिक अधिकारियों को बहुत इन अपराधियों को नकेल कसने के लिए इनका सहयोग हमेशा मिलता रहा, जिससे हम हमेशा ये भी कहा गया कि कुंटू सिंह की का जो वर्चस्व था उसको ख़त्म करने के लिए उनकी जो संपत्तियां थी, जिसको शासन अवैध कहता है और तमाम तरह की बातें होती है, उसको भी ख़त्म करवाने में आपकी भूमिका रही। जैसे कुंटू सिंह का बुलडोजर चलवाने में, कुर करवाने में कोई बिजनेस नहीं था। हाँ। कोई बिजनेस नहीं था कुंटू सिंह का। कुंटू सिंह सिर्फ वसूली करते थे, लोगों की ज़मीनें कब्जा करते थे, ठेकेदारों से पैसा वसूलते थे, और पीडब्ल्यूडी, आरएस जितने जनपद के ठेके पट्टे होते थे समाजवादी सरकारों में, वह लगातार 6% वसूली करते थे, और करोड़ों अरबों के ठेकों पे वसूली चलती थी। विवादित ज़मीनों को ये लोग कब्जा करके उसको बेचते थे। तो ऐसे इनका धनोबल बढ़ता गया, वर्चस्व बढ़ता गया। दो भाइयों की झगड़ा है, आपस में विवाद है, तो किसी भाई को ले गए और दूसरा भाई पूरा बैरामा कर दिया, फिर उसकी ज़मीन कब्जा कर लिए लोग दबाव बना के। ऐसे नाते, और ख़ास तौर पे जब से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार बनी, इन अपराधियों पे उन्होंने एक मुहिम बनाया। उसी मुहिम के तहत इनके ऊपर भी कार्रवाई हुई, और मैं सबसे पहले इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह अपराध पे काम किए, अपराधियों को नेस्तनाबूद करने का काम किए। उसी के तहत उन्होंने बहुत बड़ी कार्रवाई यहाँ किया। उन्होंने जितने जमीन जायदाद कब्जा किए थे, अवैध संपत्ति थी जो माफियागिरी के द्वारा थी, अपराध से अर्जित की गई थी, उस पर उन्होंने बुलडोजर चलाने का काम किया, और उसको गवर्नमेंट लैंड उसको सीज करने का काम किया। यह सब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार योगी जी की है, वह नहीं रहते तो यह संभव भी नहीं होता। इस नाते मैं योगी जी को बहुत इस मामले में। शुरू में मैंने एक बात कही अपने इंट्रो में कि दो तरह की राजनीति होती है, सियासत होती है, एक तो सृजन की होती है, विध्वंस। हम तो आपका पक्ष जो है वो सृजन के ताल्लुक से देखते हैं, क्योंकि आपने बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस बनाए। 8 साल की उम्र में आपके पिताजी का निधन होता है, लेकिन आपकी माताजी साक्षर थी। 1960 के दशक में उन्होंने MA BEd किया था, तो वो शिक्षा के महत्व को जानती थी। उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, और आपने अपनी उस शिक्षा का इस्तेमाल करके बहुत सारे जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रधान रहते हुए 3 आपने बताया कि स्कूल बनवाने में अपने क्षेत्र में आपने अपना योगदान दिया। जबकि अगर आमतौर पे किसी से कहा जाए तो कोई इन बातों पे यकीन नहीं करेगा। आप 2000 के दशक की आप बात बता रहे हैं कि आपने तमाम घरों पे छतें लदवा दी। एक गांव का आपने जिक्र किया जहां पे कुछ नहीं था, वहां पे सबके घर पे छत, 1500 अनुदान से आपने लोगों को प्रोत्साहित किया सरकार के अनुदान से, और हर घर शौचालय आपने बनवा दिया। तो ये बड़े काम आपने किए। सृजन की राजनीति होती है, विध्वंस की राजनीति। योगी सरकार जिसमें आप शामिल हैं, आप उसी पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के, उन पे आरोप लगते रहे हैं कि ये बड़े सिलेक्टिव हैं। इनके लिए अपराधियों की कैटेगरी जो है अलग अलग तरह की होती है। जैसे बहुत सारे सजातीय माफियाओं को ये छोड़ देते हैं, जो दूसरे होते हैं, दूसरी जाति धर्म के होते हैं। हालांकि कुंटू सिंह का मामला एकदम से डिफरेंट है। इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ तक मेरा मानना है
योगी जी के गोरखपुर पूर्व क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे माफिया थे, जब वो सांसद थे तो फल फूल रहे थे, उनके सजाती लोग थे। और प्रदेश में बहुत सारे ऐसे माफिया थे जो सजाती थे, लेकिन उन्होंने जात पात की राजनीति नहीं किया। जब उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सिर्फ मुख्यमंत्री का दायित्व का निर्वहन किया। उस समय पूरा प्रदेश जल रहा था, दंगे हो रहे थे। मैं आजमगढ़ जनपद का, मैं खास तौर पे आजमगढ़ जनपद का जिक्र कर रहा हूँ। हम लोग ये लाट घाट सकड़ी का जो इलाका है, यहाँ कोई रोड ऐसा उठा लीजिए जिस रोड पे बहनें मोटरसाइकिल पर अपने भाई या पति के साथ अगर जा रहे हैं तो उनकी चैन छिनैती होती थी, मोटरसाइकिल छिनैती होती थी। यह घटनाएं आम हो जाती थी और आजमगढ़ के पेपर में रोज की खबर होती थी, 4-5 लोग गोली मार के छीनी गई, मोटरसाइकिल छीनी गई। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई। और ख़ास तौर पे योगी जी पे जो जातिवाद का आरोप लगता है, मैं इसको नहीं मानता। मेरे सकड़ी विधानसभा का एक एग्जाम्पल है, मेरा माफिया यहाँ का जो था, वो भी उनका सजाती जात के नाम से था। लेकिन उन्होंने अपराध को अपराधी के रूप में, सजाती से तात्पर्य है कि अगर कुंटू सिंह बीजेपी की विचारधारा के होते तो शायद वो बच जाते, नहीं, इस तरह की कार्रवाई नहीं बहुत होती। सारे लोग बीजेपी की विचारधारा के होते हुए भी योगी जी ने किसी को छोड़ा नहीं। उन्होंने अगर अपराधी है तो अपराध की जगह जेल, और नहीं तो प्रदेश के बाहर, और नहीं तो फिर देश छोड़ के ऊपर चला गया, दुनिया छोड़ के ऊपर। यह योगी जी का फंडा था। तो योगी जी को हम लोग इसी नाते मानते हैं, उन्होंने अपराध पे काम किया। अब आरोप लगाने के लिए भगवान श्री राम पे आरोप लगा, जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते थे, उन पे भी आरोप लगा था। तो योगी जी तो एक संत हैं, एक महंत हैं, और निश्चित रूप से इस प्रदेश के सफल मुख्यमंत्री रहे, लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं, और उनका कार्यकाल सफल रहा। और देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनकी प्रेरणा से इस देश का और इस प्रदेश का विकास हुआ। इस आजमगढ़ में संयोग दुर्भाग्य रहा कि आजमगढ़ लोगों ने कभी सत्ता की राजनीति से चूके रहे। यहाँ ठीक है, सपा की राजनीति, आपके कहने का मतलब यहाँ से बीजेपी का सांसद विधायक सांसद नहीं था। हाँ, बीजेपी का सांसद होता तो निश्चित रूप से निरहुआ कुछ दिन के लिए, 1.5 साल के लिए उपचुनाव में निरहुआ जी यहाँ से सांसद हुए। अब मैं देखा निरहुआ जी लग के बहुत सारे देवारी इलाके में बहुत से पुलों का निर्माण कराया, बहुत सी चीज़ों का, सरकार से बहुत से पैसा लाए। कोई सांसद, कोई विधायक हो, मेरा मानना है कि सिर्फ मंच, माइक और जात पात की राजनीति से ऊपर उठ के विकास की राजनीति करें, डेवलपमेंट की राजनीति करें। मैं एक चीज़ आपसे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हम अपने विकास खंड, हमारा ये मानना है कि हर जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट चालू कर दे तो पूरे क्षेत्र में फिर प्रदेश आ जाएगा। हर अगर जनप्रतिनिधि चालू कर दे अपने विकास खंड, अपने विधानसभा, अपने लोकसभा, इस तरह के पूरे प्रदेश का, पूरे देश का शामिल कर लेंगे अगर यह श्रृंखला चालू हो जाए। मैं खास तौर पे अपने विकास खंड की बात करता हूँ। 101 गाँव सभा मेरे विकास खंड में है। अब मैं यह दावा करता हूँ कि हमारे प्रधान साथी और क्षेत्र पंचायत साथी जितने हैं, मेरे कोई किसी से कोई कभी दुराव नहीं है। प्रधान है तो मैं उसको जनप्रतिनिधि की तरह सम्मान देता हूँ, मेरा क्षेत्र पंचायत साथी तो उसको जनप्रतिनिधि की तरह सम्मान देता हूँ जी। और आज यह मैं दावा करता हूँ 101 गांव सभा में सबसे पहले हमने डेवलपमेंट का, शिक्षा पे काम करने का काम किया। योगी जी ने प्राथमिक विद्यालयों को कहा कि एक मॉडल विद्यालय बनाने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले हमने प्राथमिक विद्यालयों पे, हमारे यहाँ 287 प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय मिला के 287 हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार का मानक है कायाकल्प के माध्यम से 19 पैरामीटर उन्होंने दिया था कि इस पैरामीटर पे सारे विद्यालयों को करने की ज़रूरत है। बहुत से विकास खंडों ने काम किया, बहुत से लोगों ने नहीं किया, लेकिन हम अपने प्रधान साथियों के सहयोग से 101 गांव सभा में हम अपने प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालयों पे सबसे पहले हमने बच्चियों के लिए शौचालय बनाने का काम किया, बच्चों के लिए शौचालय बनाने का काम किया, उनके रंग रोगन करने का काम किया। मैं प्राथमिक विद्यालय के बारे में देखता था कि मैं सुनता था, अब मैं देखा हूँ खुद कि छतें टपकती थी बरसात में, प्लास्टर टूटा रहता था, ज़मीन पे लोग बैठते थे, रहने मानो स्कूलिंग का कोई माहौल नहीं था। एक लगता था कि टूटा फूटा झोपड़ी की तरह यह चल रहा है स्कूल। लेकिन मैं यह दावा करता हूँ
कि अजमतगढ़ विकास खंड में कोई एक प्राथमिक विद्यालय उठा लीजिए जिसको हमने ठीक ठाक साफ सफाई, उसका टाइल्सीकरण करने का काम किया, उसके प्लास्टरों को ठीक करने का काम किया, छतों को ठीक करने का काम किया, एक मॉडल विद्यालय बनाने का काम किया। और अभी आपने चर्चा किया कि बासुपार के प्रधान ने भी अच्छा काम किया। इस तरह के बहुत सारे प्रधानों ने काम किया हमारे। जितने प्राथमिक विद्यालय उसकी बाउंड्री वाल बनाने का पहले काम किया, बच्चे छोटे बच्चे बाहर ना निकलें। फिर हमने फर्श बनाने का काम किया, दीवालों को उनको ठीक किया, अब बढ़िया रंग रोगन का करके उस पर कलाकृतियाँ भी कराने का काम किया, उसमें महापुरुषों का चित्र लगवाने का काम किया। और प्रत्येक विद्यालय में लाइब्रेरी हमने चालू कराई धीरे धीरे, जिसमें आप बासुपार का नाम लिया। बासुपार की स्पेशल, मुझे भी नहीं पता था कि बासुपार में विद्यालय में पढ़ने वाले 167 या 126 बच्चे थे, एक्यूरेट ध्यान में नहीं, 126 या 167 बच्चे थे। एक हमारे मित्र हैं पत्रकार न्यूज़ 24 के, राजीव रंजन जी, उन्होंने एक खबर एक दिन बासुपार की विद्यालय का कवरेज सोशल मीडिया पे देखे होंगे तो आए, उन्होंने एक मुझको भी बुलाया, फिर उन्होंने फ़ोन किया कि भाई आपका बड़ा योगदान है ऐसे चीज़ों में। मैं गया, उन्होंने कहा कि आपके इस विद्यालय में एक हमने सर्वे किया, जितने विद्यार्थी पढ़ते हैं किसी के घर 2 पहिया वाहन नहीं है। अच्छा। पूरे जितने इस विद्यालय में 126 या 127 एक्यूरेट फिगर नहीं याद है, लेकिन जो भी संख्या रही उन परिवारों में मोटरसाइकिल नहीं है। और आपने कैसे यह सोचा कि इस विद्यालय को इस तरह मॉडल बनाया जाए? हमने पूरे एसी कमरे किए, फर्नीचर के डेस्क में देने का काम किए, हमने ई-लाइब्रेरी देने का काम किया, लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से, और महापुरुषों के नाम पे लाइब्रेरी हमने देने का काम किया। वहाँ का किचन आप देखेंगे उस प्राथमिक विद्यालय में तो लगेगा कि आप किसी घर में बैठ के खाना, उनका डाइनिंग टेबल, किचन बहुत सिस्टमेटिक हमने बनाने का काम किया। शुद्ध पानी पीने के लिए आरओ वाटर देने का काम किया। वो सारी चीजें पूरे देश ने देखी, पूरे देश ने देखी। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्कूलों पे चर्चा कर रहे थे। मैं अभी आपसे बता दें कि मैं 20-25 दिन पहले मुख्यमंत्री जी से मिला था जी, और हमने एक बुकलेट यहाँ के विकास कार्यों की चर्चा करने के लिए ले गए। हमने कहा कि महाराज जी, हमने 101 गाँव में हमने यह काम किया। हमने कहा कोई ऐसा गांव नहीं जो मुख्य गांव की कस्बे की गलियां हों, चाहे रोड हों, चाहे उसको हमने प्रत्येक गांव में लगभग सीसी, इंटरलॉकिंग, सीवर, नाली, ये सब लगभग 4 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ के रुपए के लगभग 2 करोड़, 1.5 करोड़, जो जैसा प्रधान था काम करने वाला उस हिसाब से उसने काम किया। और लगभग बहुत से गांव में हमने उसको ठीक बहुत अच्छे तरीके से। क्या कहा उन्होंने, रिएक्शन क्या था उनका? तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा काम किए आपने, तो ये तो इतिहास बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने प्रोत्साहन दिया, उन्होंने मनोबल बढ़ाया, कहा कि ऐसे जनप्रतिनिधि चाहिए कि जो अपने क्षेत्र का, अपने इलाके का विकास कर सके, अपनी गांव की जो गरीब गलियां जगह। इस बात में कोई दो राय भी नहीं है। आजमगढ़ जिले में जितने भी ब्लॉक हैं, वहाँ के जो भी प्रमुख हों, चाहे प्रमुख प्रतिनिधि हों, जब भी विकास की बात आती है तो अजमतगढ़ ब्लॉक और मनीष कुमार मिश्रा और पिंटू का जिक्र ज़रूर होता है। तो मैं महाराज जी को दिखाया रोड। फिर हमने अपने विकास खंड में जब मैं प्रवेश किया तो अंग्रेजों के ज़माने का विकास खंड बना था, और जो ऑफिस खंड विकास अधिकारी की ऑफिस थी वो छतें चूती थी, जब बरसात होती थी तो पानी टपकता था। मेरे अंदर भी था कि तो एक अच्छी ऑफिस बननी चाहिए। हमने कोई अतिरिक्त पैसा नहीं लाया, और क्षेत्र पंचायत के जो हमारे सीमित धन आते हैं उसी से हमने कायाकल्प के माध्यम से पूरा अपना विकास खंड परिसर बनाने का काम किया। बीडीओ की ऑफिस, जो खंड विकास का कार्यालय बोली जाती है, पूरी ऑफिस हमने बनाने का काम किया। जनप्रतिनिधियों को बैठने के लिए, जनप्रतिनिधियों की चर्चा करने के लिए हमने प्रमुख का कक्ष बनवाने का काम किया। इस तरह पूरे परिसर को एक हरा भरा परिसर करके एक अच्छा वातावरण देने का काम किया। और जनपद के हमारे बहुत सारे मंत्री भी वहाँ गए, बहुत सारे अधिकारी भी गए, सब ने प्रशंसा की। और मुख्यमंत्री जी जब इस सारे बुकलेट को देखे तो उन्होंने कहा कि वाह, इस तरह का मॉडल रोड इस प्रदेश में सारे लोगों को करना चाहिए। तो मेरा मानना है विकास की राजनीति करनी चाहिए, शिक्षा के जगत पे काम करना चाहिए, और गरीबी लोगों के बीच में है उसको कैसे डेवलप करके, प्रोत्साहन करके रोजगार का सृजन करना चाहिए। हमने मनरेगा योजना, जो आज सरकार का जी राम जी के नाम पे चर्चा होती है, पहले महात्मा गांधी के नाम पे थी।
मनरेगा योजना के माध्यम से उसको हमने पढ़ा कि कैसे लोगों को डेवलप किया जाए। तो हमने अपने प्रधान साथियों के साथ बैठ के मनरेगा पे गांव में रोजगार देने का काम किया। हमने जहाँ वाटर, हमारे यहाँ पानी भग रहा था, तालाबों की खुदाई कराने का काम किया। बहुत सारे अमृत सरोवर बनाने का काम किए हम लोग। सामुदायिक शौचालय बनाने का काम किए हम लोग। पंचायत भवन बनाने का काम किए। अभी बासुपार में आप देखे होंगे जल्दी उद्घाटन हुआ पंचायत भवन का। जी। एक मॉडल पंचायत की जो चर्चा होती थी, यहाँ के सांसद और विधायक विधानसभा या लोकसभा में चर्चा करते थे, कभी गांव के लोग पंचायत या सदन का मुंह नहीं देखे थे। हमने कहा गांव की पंचायत गांव में हो, और इस देश के और प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री दोनों की सोच हो कि गांव का भी पंचायत होना चाहिए, पंचायत भवन होना चाहिए, गांव का सचिवालय होना चाहिए। उसके तहत हमने बहुत सारे गाँव में लगभग 70 से 80 गाँव सभाओं में पंचायत भवन बनाने का काम किया। अभी जल्द आप देखे होंगे बासुपार में हमने उद्घाटन किया। बासुपार में पंचायत भवन में जाइए तो लगता है किसी जिलाधिकारी के ऑफिस या ऑफिस में आप आए हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में आए हैं। वहाँ हमने प्रधान का कार्यालय बनाने का काम किया, सचिव का कार्यालय बनाने, लेखपालों का कार्यालय बनाने के, रोजगार सेवक, पंचायत मित्र, और वहाँ आय जात निवास इस तरह की बैठकों लगे कि यहाँ भी सचिवालय है। और मैं चाहता हूँ गाँव का आदमी छोटी मोटी समस्या आय जात निवास के लिए उसी पंचायत भवन पे जाके कम शुल्क दे के सारी चीज़ें उपलब्ध कराएं। यह विकल्प था कि गांव की पंचायत गांव में हो, और गांव का डेवलपमेंट गांव से ही हो। उसकी पंचायत हो, उसकी समिति बैठे, उसके मेंबर बैठे, जैसे सदन में विधानसभा लोकसभा में लोग बैठते हैं। जैसे हम क्षेत्र पंचायत में अपना कन्वर्जन हॉल भी बनाने का काम किया। वहाँ भी हमारे प्रधान और क्षेत्र पंचायत साथी बैठक में आते हैं, हमारे जिला पंचायत साथी आते हैं। तो लगता है कि एक हम लोग भी चर्चा करते हैं, विकास पे चर्चा करते हैं। या कोई मानना नहीं है कि हमारी अच्छाई प्रशंसा हो। मैं सुनना भी पसंद करता हूँ कि मेरी बुराई क्या है, मेरे अंदर हो सकता है कि कोई कमी छूट गई हो। ऐसे कुछ चीज़ें ये लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन अगला आदमी बताता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो उससे भी सीख मिलती है। और गांव का एक छोटा आदमी चाहे बड़ा आदमी सब बराबरी है। मेरा मानना है कि अगर इंसान है तो इंसान सब बराबर हैं। वो जात धर्म मजहब पे मैं नहीं जाता, ऊंच नीच गरीबी उमेरी पे नहीं जाता। मेरे पास जो भी आता है घर पे, मेरे साथ मेरे चेयर पे बैठ के एक साथ हम लोग बैठ करते हैं, एक गिलास में हम लोग पानी पीते हैं, एक साथ पानी पीते हैं। तो मेरे यहाँ कोई ऊंच नीच जात का भेदभाव नहीं है। मेरे लिए एससी समाज का भाई भी मेरे लिए भाई की तरह है। आज आप पता करिए किसी इलाके में घूम के, कोई एससी समाज का, कोई अति पिछड़ा समाज का मुझे उतना प्यार करता है जितना अपना सगा भाई करता है। यह प्यार मैं पाता हूँ। चलिए, तो आपकी अच्छाई है जिसका सिला आपको मिल रहा है। आप जब प्रधान बने और आपने कई सारे गाँव का कायाकल्प कराया, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं तो फिर आपको पता है आपको क्या क्या मदद सरकार से मिल सकती है, सरकार की क्या योजनाएं हैं। फिर उसके बाद आप ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बने, चुनाव जीती, आपकी पत्नी जीती? हमारी श्रीमती जी। हाँ। हम भी क्षेत्र पंचायत 7 मेंबर थे। अच्छा। लेकिन मैं विधानसभा लड़ने के लिए टिकट मांग रहा था। अच्छा। इस नाते हमने अपनी पत्नी को। किस पार्टी से? भारतीय जनता। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करता हूँ। तो इस नाते भारतीय जनता पार्टी से ही टिकट मांग रहा था, लेकिन टिकट नहीं मिला। जो टिकट पाया उसके साथ मजबूती से लगा रहा, और मैं कमल खिलाने की कोशिश किया पूरी ताकत से। भाई जो भी टिकट पाया, और आज भी कहता हूँ कि आगे भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करता हूँ। जो भी मैं लड़ूँ, मैं अपने लिए मांगूंगा, दूसरा कोई लड़ेगा तो कमल खिलाने का काम करूँगा। इस देश को योगी जी ज़रूरत है, अब मोदी जी, ये दोनों आवश्यकता है इस देश को। इस नाते भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करता हूँ। मैं वही कह रहा था कि आप जब प्रधान बने तो आपने गांव के लिए काम किया, और फिर ब्लॉक में जब आप आए, ब्लॉक में आपकी सरकार बनी, सरकार ही कह सकते हैं। जी, पंचायत की भी सरकार है। जी। तो आपने ब्लॉक स्तर पे बहुत सारे विकास कार्य किए, बड़ा कैनवास मिला आपको, दिखाने को मिला। आज आप पहले आप 3 गांव की बात कर रहे थे, आज आप 101 ग्राम सभाओं की बात कर रहे हैं अपने ब्लॉक के। तो क्या लगता है कि पार्टी जो आप विकास काम कर रहे हैं इस पर भी पार्टी का ध्यान है? हो सकता है आपको टिकट दे, मौका दे, आप यहाँ से विधायकी का चुनाव लड़ें, और अगर जीतें तो एक बड़ा कैनवास मिले विकास करने का, काम करने का। जैसे मेरा मानना है कि विकास का कोई पद से नहीं मतलब है। छोटा पद भी होता है तब भी विकास का एक संकल्प जिसके अंदर वो बड़ा काम कर सकता है।
बहुत से विधायक, एमपी, सांसद, मंत्री हुए, अपने क्षेत्रों का विकास नहीं कर पाए। आज भी उसी तो तरह काम करने की जिजीविषा होगी तो आदमी कर ही लेगा। जिसके अंदर वो जज्बा होगा जी। कि गांव का डेवलपमेंट किया जाए, अपने क्षेत्र का विकास किया जाए। तो मेरे अंदर, मैं छोटी राजनीति करता रहा हमेशा। मैं ग्राम सभा से लेकर क्षेत्र पंचायत की राजनीति करता रहा, और मेरा मानना है कि मैं क्षेत्र पंचायत को प्रदेश का मॉडल क्षेत्र पंचायत बना के देने का काम किया। और आज आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप किसी गांव में जाइए, हो सकता है कोई पार्टी बंदी में, गोलबंदी में मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करता हूँ तो दूसरा दूसरे दल की राजनीति करता है। मैं ये सब ठीक है, अपनी जगह राजनीति करता है। मैं जिस गांव में विकास करना चाहता हूँ, मैं लोगों से कहता हूँ यहाँ हम भी आएंगे, आप भी आएंगे, आपका कोई दूर का रिश्तेदार भी आएगा। तो जब इस रोड पे चलेगा, इस इलाके गांव में घूमेगा, तो कहेगा कि ये कितनी अच्छी रोड बनी है और कितने सीसी, इंटरलॉकिंग, नाली, ये सारा सुसज्जित गांव दिखेगा। गांव में सफाई का वातावरण हो। मैं सबसे कहता हूँ, चाहे जो भी प्रतिनिधि भी आया, मेरा प्रधान साथी भी आया, क्षेत्र पंचायत साथी भी आया, मेरा जिला पंचायत साथी भी आया, मैं सबसे चर्चा मेरा बस सवाल जो था ना, बस ये था कि अगर एक बड़ा कैनवास मिलता है, विधायकी का टिकट मिलता है, तो क्या आप आगे बढ़ेंगे पार्टी के? अब देखिए, पार्टी का जो निर्णय होगा उसको तो मैं सर्वोपरि मानता हूँ। पार्टी अगर मुझे इस लायक समझती है तो निश्चित करूँगा, नहीं समझती है, जो पार्टी का निर्णय होगा वही मेरा निर्णय होगा। मैं उसकी पार्टी के साथ हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूँगा। अगर मौका देती है तो चुनाव लड़ा जाएगा, नहीं मौका देगी तो एक कार्यकर्ता के रूप में मजबूती से पार्टी के सहयोग में रहूँगा। हालांकि 27 का चुनाव एकदम मुहाने पे खड़ा है, बहुत सारे विवाद भी हो रहे हैं। यूजीसी को लेकर के केंद्र सरकार का मामला चल रहा है, तमाम प्रदर्शन हो रहे हैं, और शंकराचार्य के मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई। यानी केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के ऊपर एक तरह से कह लीजिए कि आक्रोश फूटा पड़ा है, एक धर्म को लेकर के, एक कानून को लेकर के। आपको लगता है कि क्या इसका खामियाजा 2027 के चुनाव में सरकार को भुगतना पड़ेगा? नहीं, शंकराचार्य जी को चरणों में मैं सबसे प्रणाम करता हूँ। वो सनातन धर्म के हम लोगों के अगुआ हैं। इस नाते मैं सबसे पहले शंकराचार्य जी को से निवेदन करना चाहता हूँ, चरणों में वंदन करके कि हट छोड़ के वो स्नान करें। अब तो आ गए, हाँ, बिना स्नान किए हुए लौट आए। हाँ, लौट आए। तो शंकराचार्य जी के हम लोग उसी श्रद्धा भाव से देखते हैं। हाँ। और कोई लड़ाई, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं है। 27 में कुछ कारण था, प्रशासनिक अधिकारियों की गलती की वजह से जो विवाद हुआ उसकी जांच होगी, और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई शासन प्रशासन का करेगा। उसका कोई ऐसा नहीं है। शंकराचार्य जी के नाम पे, उस मठ के नाम पे, उस पीठ के नाम पे सबका श्रद्धा भाव है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं हो सकती। चलिए, आगे भी आपसे बातचीत होती रहेगी। ये पहला हमारा आपके साथ साक्षात्कार था, तो इसमें आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए बहुत सारे पहलुओं पे हम लोगों ने बातचीत किया। जिस शख्स से हम बातचीत करें उनका नाम है मनीष कुमार मिश्रा उर्फ पिंटू, और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हैं अजमतगढ़ ब्लॉक की। ये वही ब्लॉक है जो आजमगढ़ ज़िले में इस वक्त चर्चा में बना हुआ है। सिर्फ आजमगढ़ ज़िले में चर्चा में नहीं बना हुआ, आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य में मैं जो बात कह रहा हूँ वो इस संदर्भ में है कि आजमगढ़ में जितने भी ब्लॉक हैं, सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा हुआ ये ब्लॉक है जिसका प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। विकास कार्यों को लेकर के चर्चा है, यहाँ से लेकर के मुख्यमंत्री ऑफिस तक, मुख्यमंत्री के सामने तक इस बात की चर्चा है कि जो विकास कार्य अजमतगढ़ ब्लॉक में हो रहे हैं वो पूरे प्रदेश के लिए एक नज़ीर हैं। साथ ही साथ आपने जब अपनी राजनीति की शुरुआत की, मैं बता रहा था कि ये एक ऐसे राजनीतिक परिवार से हैं जिसका लंबा चौड़ा राजनीतिक इतिहास। उस समय इनके घर से जिला पंचायत सदस्य चुन के जाते रहे, जब एक ब्लॉक से एक व्यक्ति का चुनाव होता था, वो चुनाव लड़ता था और जीतता था। तो सोचिए कितना टफ चुनाव होता था। तो फिर आगे के दौर में आप आए और आपने भी प्रधानी से शुरुआत की, आज ब्लॉक प्रमुख हैं। और इनका एक सोच भी, हर नेता का सोच होता है कि अगर मुझे मौका मिला, पार्टी ने मौका दिया, तो बड़े कैनवास पे जाकर के मुझे काम करने का मौका मिलेगा और जनहित के बहुत सारे मैं काम कर पाऊँगा। अब आपसे विदा लेंगे। थैंक यू। आगे के भविष्य की शुभकामनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू।